नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। किसान आंदोलन का आज 50 दिन पूरा हो गया है। ठिठुरती ठंड में भी किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के अलावा किसान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। कल लोहड़ी के मौके पर किसानों ने इन कानूनों की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जताया था। इधर कल सरकार से नवे दौर की बातचीत होनी है, लेकिन सरकार और किसान दोनों अब तक अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। इधर बैठक से पहले किसान संगठन लगातार बैठक कर अपनी रणनीति बना रहे हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टरों के साथ उतरने का अल्टीमेटम भी किसानों ने दिया है। इस बीच कृषि कानूनों के मूल्यांकन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक समिति बनाई, लेकिन समिति का काम शुरू होने से पहले ही इसके एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे किसान संगठन अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। लगातार आलोचनाएं झेल रहे भारतीय किसान यूनियन मान के नेता भूपेंद्र सिंह मान ने आखिरकार खुद को सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी से अलग कर लिया है। एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि किसानों के जज्बातों को देखते हुए मैंने खुद को समिति से अलग किया है। किसानों के हितों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। किसान संगठन इस इस्तीफे को अपनी एक छोटी सी जीत की तरह देख रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पता चलता है कि समिति की साख नहीं बची है। हालांकि मान पर उन्होंने किसान राजनीति का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करने का आरोप भी लगाया है। आपको लगता है कि ये एक छोटी सी जीत है आपकी, जिस तरीके से आपने समिति को खारिज किया? मान सकते हैं डिस्क्रेडिट होगी कमेटी। अब उस कमेटी का वजूद ही खतरे में है। भूपेंद्र मान ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब सरकार किसके सामने पेश होने को कहेगी? किसान किसी भी सूरत में कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति के सामने जाने को तैयार नहीं है, लेकिन शुक्रवार को वो सरकार के साथ बातचीत के लिए जरूर जाएंगे। ये तय किया मीटिंग में जाएंगे, मीटिंग में जाके देखते हैं कि सरकार का रुख क्या, वहीं उसी समय फैसला करेंगे कि बात आगे बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ेगी तो फिर देखेंगे क्या करना। किसानों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की समिति से मान के इस्तीफे ने उनके पक्ष को मजबूत किया है। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी दिलचस्प हो जाएगा। सोमवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को और सरकार को कुछ हलफनामे दायर करने हैं 26 जनवरी की परेड को लेकर। तो क्या सुप्रीम कोर्ट नया सदस्य नामित करेगा इस समिति में, या फिर सुप्रीम कोर्ट किसान संगठनों को कोई निर्देश देगा, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो समिति के सामने नहीं पेश होंगे। सिंह बॉर्डर में सहयोगी सुधीश कुमार राम, चंडीगढ़ में मोहम्मद गजाली के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। शनिवार यानी 16 जनवरी से शुरू होने वाले दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए पूरा देश और देश की राजधानी दिल्ली भी तैयार है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये शुरुआत करेंगे। शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। वैक्सीन लगाने वालों की ट्रेनिंग से लेकर वैक्सीन लगवाने वालों के नाम तक पहले ही तय हो चुके हैं। 16 जनवरी शनिवार से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। We will start with 3,000 centers. टीकाकरण का पहला चरण 3,000 वैक्सीनेशन सेंटर के साथ शुरू होगा। हर दिन सुबह से लेकर शाम तक टीके लगेंगे। टीकाकरण अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सेंटर्स की संख्या 5,000 या उससे भी अधिक की जाएगी। कुल 1,65,00,000 वैक्सीन डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की जा चुकी हैं। शुरुआत में केवल 3,000 साइट पर वैक्सीनेशन शुरू होगा। एक साइट पर अधिकतम 100 लोगों को एक दिन में टीका लगेगा, यानी शुरू में करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को रोजाना टीके लगेंगे। अनुभव के आधार पर धीरे धीरे साइट की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं गुरुवार को देश की राजधानी दिल्ली का वैक्सीनेशन प्लान भी सामने आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में हफ्ते में 4 दिन ही कोरोना का टीका लगेगा। शुरुआत में 81 साइट पर रोजाना 100 लोगों को टीका लगेगा। बाद में साइट संख्या बढ़ाई जाएगी। वैक्सीन डोज की पहली खेप दिल्ली को मिल चुकी है। केंद्र सरकार से हमें अभी तक 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति को 2 डोज लगेंगी और 10% एक्स्ट्रा देती है केंद्र सरकार टूट फूट और उन चीजों के लिए। तो ये जो 2,74,000 हमें वैक्सीन मिली है, ये लगभग 1,20,000 हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सफिशिएंट हैं और दिल्ली में हमारे 2,40,000 हेल्थ केयर वर्कर्स ने रजिस्टर किया है। सो हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर जो और ज़रूरत है हेल्थ केयर वर्कर्स के, वो भी हमारे पास जल्दी वैक्सीन आ जाएंगी। पूरे देश में वैक्सीनेशन का एक ही समय होगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। जिसको टीका लगना है उसको 24 घंटे पहले SMS भेजा जाएगा। शुरुआत में 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर और फिर फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगेगा। उसके बाद 27 करोड़ ऐसे लोगों का नंबर आएगा जिनकी उम्र 50 से अधिक है या 50 से कम है लेकिन वो पुरानी गंभीर बीमारी के शिकार हैं। आखिर में बस ये बात बतानी है कि वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी, ये फैसला आप पर होगा, लेकिन आपको कौन सी वैक्सीन लगेगी इसका फैसला सरकार और सिस्टम करेंगे। दिल्ली से अरविंद गुनाशेखर के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के विचार का विरोध करते हुए एक आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 15 साल की उम्र में लड़कियां जब प्रजनन के लायक हो जाती हैं, 18 साल में परिपक्व, तो शादी की उम्र 21 साल क्यों हो। कांग्रेस ने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। वहीं बीजेपी सज्जन वर्मा को पार्टी से निकालने की मांग कर रही है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। इस पर भी विचार होना चाहिए कि ये उम्र 18 रहनी चाहिए या ये उम्र 21 साल कर दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री के इस बयान पर सवाल नहीं था, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने खुद इस सवाल को लपका और बेहद विवादास्पद बयान दे दिया। अरे 13-14 साल की बच्ची की रक्षा तो शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में तो कर नहीं पा रहा है। अरे भैया 18 साल की हो जाए, शादी करके अपने ससुराल में जाके सुखी रहे। वो उन्होंने नहीं साहब, हम पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, 21 साल उम्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसका लॉजिक है। डॉक्टर बोलते हैं 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया। इस बयान से बीजेपी आक्रामक है, कांग्रेस को कुछ सूझ नहीं रहा। सज्जन सिंह वर्मा ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, मुझे लगता है ये मातृशक्ति और बहन बेटियों के सम्मान की जगह अपमान की बात उन्होंने कही है और ये उनकी गंदे मानसिकता को बताता है कि वो किस तरह का सोच बहन बेटियों के बारे में रखते हैं। और न केवल ये उनकी सोच है, बल्कि मुझे लगता है वो जिस दल का नेतृत्व करते हैं उसकी नेतृत्व करता भी महिला है। और सोनिया जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वे सज्जन सिंह जी के बयान से सहमत हैं या नहीं। भाजपा के नेताओं से अर्थ का अनर्थ करना कोई सीखे। भाजपा के नेता ये न भूले कि इसी मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में 15 साल में महिला अत्याचार में देश में 1 नंबर पर कलंकित था। अगर सज्जन सिंह वर्मा जी के बयान को वो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं तो उनका कहने का ये मंतव्य नहीं था और ना ये पार्टी की लाइन है। उधर इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सज्जन सिंह वर्मा को नोटिस जारी कर 2 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। अब एनसीपीसी ने मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर को भी इस मामले में खत लिखकर सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की पितृसत्ता वाली सोच रखने वाले शख्स को क्या सामाजिक जीवन में बने रहना चाहिए। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। अब बात करते हैं हरिद्वार महाकुंभ की, जिसकी शुरुआत आज मकर संक्रांति के स्नान से शुरू हो गई है, लेकिन कोविड के चलते कुंभ की तैयारियां अधूरी ही रह गईं। हरिद्वार में इंतजाम को लेकर प्रशासनिक हलकों में असमंजस है। देखिए रवि संजय शुक्ला की ये रिपोर्ट। हरिद्वार महाकुंभ में कड़ाके की ठंड, कोहरे और कोरोना संक्रमण के डर के बावजूद मकर संक्रांति के स्नान में लाखों लोग पहुंचे। हालांकि कोरोना की वजह से कुंभ मेले को 3 महीने से घटाकर 1.5 महीना कर दिया गया है। कुंभ की अवधि है उसको भी कम कर दिया है प्रशासन ने। वो ये कोरोना जो वायरस चल रहा था उसकी वजह से कम करा गया है। थोड़ा लोग डरे हुए थे भैया, लोगों के मन में भय था थोड़ा सा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माँ गंगा की कृपा है। गंगा में स्नान करने से पैसे ही रोग सब दुख दूर हो जाते हैं, कष्टों को हर लेती है गंगा मैया। धर्म के ऊपर आस्था टिकी हुई है और जब तक आस्था है तब तक धर्म जिंदा रहेगा।
और ये साक्षात प्रमाण है कि गंगा माई में स्नान करने से सभी रोग कष्ट बाधाएं दूर होती है। हम आए थे जब मेरे को बुखार आ रहा था, मेरी तबीयत भी लूज थी और यहाँ आने से बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अच्छा, दवाई गोली भी नहीं ली अभी। इस बार कुंभ की थीम ग्रीन गंगा है। प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित है, लेकिन सुभाष चंद्र जैसे समाजसेवी कड़ाके की ठंड में लगातार प्लास्टिक को हरी की पौड़ी से हटा रहे हैं और लोगों को प्लास्टिक नदी में न डालने की हिदायत भी दे रहे हैं। 60 साल के बुजुर्ग सुभाष चंद्र बिना किसी से पैसे लिए गंगा की सफाई सालों से कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने शरीर गलाए थे इस माँ को लाने के लिए। हमारे पूर्वजों ने शरीर गलाए थे इस माँ को लाने के लिए। क्या समय नहीं आया इसको बचाने के लिए? पर हरिद्वार के महाकुंभ की तैयारियां कोविड के चलते प्रभावित हुई हैं। हरिद्वार में ज्यादातर जगहें खुदी पड़ी हैं। साथ ही संतों के लिए तंबू लगे या न लगे, इस पर प्रशासनिक हलकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोविड को लेकर भी कुंभ मेले के अधिकारियों की अपनी दिक्कतें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रहे, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है, क्योंकि घाट में जिस तरह से स्नान के दौरान वो सारे गाइडलाइंस का पालन करना थोड़ा सा मुश्किल तो है, तो हम लोगों ने सिर्फ घाट के बाहर जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें मास्क वगैरह रहे, इसके संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। कुंभ को लेकर 27 फरवरी को प्रशासनिक नोटिफिकेशन निकलने की संभावना है। तब पता चलेगा कि 11 मार्च को पहले शाही स्नान के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं। कोविड के चलते ये तो सही है कि महाकुंभ की तैयारियां धीमी हुई हैं, लेकिन पहले की ही तरह श्रद्धालु और संत समाज महाकुंभ के इस आध्यात्मिक पर्व को मनाना चाहते हैं। यही वजह है कि अब महाकुंभ की तैयारियों का ये मामला नैनीताल हाईकोर्ट में भी है और हाईकोर्ट से कई तरह के निर्देश मेला प्रशासन को मिल भी चुके हैं। हरिद्वार से पवन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को गिरफ्तार किया है। अब जांच एजेंसी उनकी बताई जगहों पर छापेमारी कर रही है। एनसीबी ने बांद्रा में उनके घर पर भी छापा मारा। एनसीबी ने समीर खान का मेडिकल जांच करवाकर कोर्ट में उन्हें पेश किया। इसके बाद उन्हें 18 जनवरी तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि ड्रग्स मामले में एक आरोपी और उनके बीच 20,000 रुपए के कथित ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मामला सामने आने के बाद एजेंसी ने उन्हें तलब किया था। उधर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट करके कहा है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, इसे बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, न्याय की जीत होगी। मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं और उसमें पूरी निष्ठा है।